नमस्कार मित्रों, आज तारीख है 8 अगस्त 2011। मैंने एक वीडियो बनाई है अन्ना की मूवमेंट के ऊपर रविवार 5 अगस्त को। वो वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। वीडियो आप rahulmehta.com/v.htm पर सारे वीडियो का लिस्ट देख सकते हैं और उसमें डेट भी दी है। उसमें आप 5 अगस्त 2011 की वीडियो देखेंगे अन्ना और अरविंद गांधी के ऊपर, तो उसमें आपको उसके बारे में मिलेगा। उस वीडियो में मैंने बैकग्राउंड दिया था। आज ये डिटेल्स है। इस डिटेल इसलिए क्योंकि मैं एक मीटिंग अटेंड की अन्ना के ग्रुप की, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिसमें ये अन्ना की जो ब्लॉक से पत्रिका ली गई है कि टीम अन्ना का विसर्जन कर दिया और आगे क्या प्रोग्राम है, तो वो और वहाँ जो बात हुई, वहाँ कोर कमेटी के मेंबर भी थे दिनेश भाई वाघेला, और जिस प्रकार का बात हुई, या तो रेदर बात की ही नहीं उन्होंने, या तो बोलने ही नहीं दिया। तो उसके बाद इस मूवमेंट के बाद बारे में और इन्फॉर्मेशन मिली, तो मैंने सोचा इस पे मैं पूरा वीडियो बना देता हूँ। तो जन लोकपाल का ड्राफ्ट उन्होंने पब्लिक के सामने दिया दिसंबर 2010 के आसपास, दिसंबर 2010, नवंबर 2010 के आसपास। तो तब हमने पहले जो जन लोकपाल 1.2 था और उसी में काफ़ी कार्यकर्ताओं से बात हुई। मेरी तो कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी जन लोकपाल के बारे में। तब जन लोकपाल शब्द नहीं था, ऑल्टरनेट लोकपाल बोलते थे। एक सरकार का लोकपाल, और इंटरनेट पे बहुत सारे एक्टिविस्ट हम इनफॉर्मली काम करते थे, फेसबुक ग्रुप पे, ऑर्कुट ग्रुप पे, एक दूसरे को ईमेल भेज के। तो मुझे कार्यकर्ताओं ने संपर्क किया, बम्बई के कुछ कार्यकर्ताओं ने, कि हम लोकपाल के कानून पे काम कर रहे हैं, आप भी प्रचार करने में हमारी मदद करो। तो मैंने बोला कानून का ड्राफ्ट दो। तो उन्होंने ड्राफ्ट भेजा। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई लोकपाल भ्रष्ट हो गया तो क्या, या तो लोकपाल मल्टीनेशनल कंपनी या क्रिश्चियन मिशनरी का एजेंट हो गया और जो ईमानदार अफसर है उनको डराने धमकाने लगा, तो ये तो नुकसान हो जाएगा कि भाई मैं मुकेश अंबानी हूँ यदि, तो मैं तो लोकपाल के कानून को सपोर्ट करूँगा कि मेरा काम आसान हो गया, अब मुझे सिर्फ 10-15 लोगों को ही रिश्वत देनी है। तो जो एक्टिविस्ट थे वो तो जनरली ऑनेस्ट और जेन्युइन होते हैं। उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम तो हमें भी सता रहा है, हमें हमारी भी नींद हराम हो रखी है और इसका कुछ उपाय हो तो बताओ। तो मैंने उन्हें राइट टू रिकॉल लोकपाल के क्लॉज ड्राफ्ट करके दिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ अगस्त 2010 की बात, अगस्त सितंबर 2010 की बात। तो कि यदि लोकपाल भ्रष्ट हो जाता है तो पता तो चल ही जाएगा, मिनिस्टर का भ्रष्टाचार छिपता तो नहीं है पब्लिक से, बड़े भ्रष्टाचार खास करके, तो पब्लिक इसे निकाल सकती है। और जो पूरा प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन किया था कि कोई भी आदमी जो लोकपाल बनना चाहता है वो अपना नाम रजिस्टर करा सकता है। कोई भी आदमी मतदाता पटवारी की कचहरी जाके 3 रुपया दे के अधिक से अधिक 5 व्यक्तियों को स्वीकृति दे सकता है और किसी भी दिन स्वीकृति कैंसिल कर सकता है। ये सारा, और यदि किसी एक व्यक्ति को 20 करोड़ से ज़्यादा स्वीकृतियाँ मिलती है, जो कि मिली हुई स्वीकृतियों में सबसे ज़्यादा है, तो वो लोकपाल बनेगा। ये मेरा रेफरेंस मटेरियल है rahulmehta.com/301.htm, उसके चैप्टर 45 में दिया है 45 कि गेम ऑफ एमएनसीपाल, इसमें राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का पूरा ड्राफ्ट दिया है। तो कार्यकर्ताओं को ये ड्राफ्ट अच्छा लगा। उन्होंने इस ड्राफ्ट को लोकपाल के, ऑल्टरनेट लोकपाल बोलते थे तब, लोकपाल में ऐड कर लिया और ये ड्राफ्ट सर्कुलेट होने लगा। फिर अक्टूबर 2010 में मुझे किसी ने बताया कि भाई अन्ना और अरविंद केजरीवाल भी इस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट करके इसका प्रचार करने वाले हैं। तो मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि भाई इतने बड़े आदमी राइट टू रिकॉल को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में 2 ही बड़े आदमियों ने राइट टू रिकॉल को सपोर्ट किया, स्वामी रामदेव जी और राजीव दीक्षित जी। इसके सिवा जितने भी बड़े नेता या एनजीओ के मालिक वगैरह थे, उन्होंने हमेशा राइट टू रिकॉल का विरोध ही किया था। पर मैंने कहा अब जब कर रहे हैं तो बात मान लेनी चाहिए। फिर जब दिसंबर 2010 में जन लोकपाल का ड्राफ्ट देखा तो उसमें पाया कि राइट टू रिकॉल लोकपाल का पूरा पन्ना था, वो उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। क्यों फाड़ के फेंक दिया वो आगे बताऊंगा कि फोर्ड फाउंडेशन को कभी राइट टू रिकॉल अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे जो पहले आश्चर्य हुआ कि भाई ये फोर्ड फाउंडेशन के आदमी है, अन्ना अरविंद गांधी वगैरह,
तो ये कैसे सपोर्ट कर सकते हैं फॉर राइट टू रिकॉल को। और वो बाद में अक्टूबर में सच निकला। तो अक्टूबर में हमने इसका प्रचार तेज किया, अक्टूबर 2010। जो लोग फेसबुक पे हैं, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के काफ़ी कार्यकर्ता, और हमने इस मूवमेंट को एक्सपोज करना शुरू किया अक्टूबर 2010 से ही कि एक तो ये जन लोकपाल का कानून क्यों चाहते हैं, ताकि मल्टीनेशनल कंपनियां और मिशनरी उनका काम आसान हो जाए। दूसरा, ये जन लोकपाल के मास मूवमेंट इसलिए खड़ा करना चाहते हैं कि मास मूवमेंट का एक भ्रम खड़ा किया जा सके, क्योंकि लोकपाल तो पास होना ही था। यूएनसीएसी में मल्टीनेशनल कंपनियों को लोकपाल का कानून चाहिए, ताकि 10-15 आदमियों को कंट्रोल में रख के और उनको रिश्वत देके पूरे इंडिया पे कंट्रोल किया जा सके। इसलिए उन्होंने भारत सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को और अन्य मंत्रियों को डरा के, धमका के या रिश्वत दे के, या भी यही कि इस पे साइन करो तो तुम्हारी नौकरी चालू रहेगी, यूएनसीएसी पे साइन करा है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। अब नाम तो बहुत अच्छा है, कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, कौन खिलाफ हो सकता है, मतलब इसको अपोज करेगा। पर उसका पूरा ड्राफ्ट पढ़िए तो वो इंडिया में एक ओलिगार्की डालने की एक साजिश है। उसके सेक्शन 5 में, यूएनसीएसी के सेक्शन 5 में लिखा है कि हर एक देश केंद्र और राज्य स्तर पे 5 या 10 सदस्यों की एक टीम रखेगा, जिसके पास भ्रष्टाचार के केस में किसी भी मंत्री, अधिकारी वगैरह को प्रोसिक्यूट और इन्वेस्टिगेट करने का पावर होगा। यानी यूएन पे जो साइन किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यूएन सीएसी पे साइन किया, उससे तय था कि अभी साल 2 साल में लोकपाल का कानून आएगा। तो अभी लोकपाल का पब्लिक को पता लगता है कि लोकपाल का कानून यूएन के दबाव से आ रहा है। यूएन यानी मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरी, उनके दबाव से आ रहा है। तो कांग्रेस के सांसदों की इज्जत खत्म हो जाएगी, सारे सांसदों की इज्जत खत्म हो जाएगी। इसलिए सारे पार्टियों के सांसद ये चाहते थे कि मास मूवमेंट का एक ढकोसला, एक ढोंग खड़ा होना चाहिए कंट्री में, ताकि हम कह सकें कि भाई हम तो लोकपाल का कानून मास मूवमेंट की वजह से ला रहे हैं, यूएन की वजह से नहीं ला रहे। तो ये सारी चीज़ें में हमने जो एक्सपोज किया, और साथ में कि यदि देश का भला हो जाता है तो भला हो जाए, 2 में से 1, कि हमने नवंबर 2010 में अन्ना और उनकी टीम अन्ना को राइट टू रिकॉल जन लोकपाल के सारे ड्राफ्ट अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में डिटेल से ड्राफ्ट करके दिया। और उनके सैकड़े कार्यकर्ताओं को, आप फेसबुक पे काफ़ी कार्यकर्ता आपको मिलेंगे जो इस बात की गवाही देंगे कि हाँ भाई, राइट टू रिकॉल जन लोकपाल के बारे में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के कार्यकर्ता, राइट टू रिकॉल ग्रुप के कार्यकर्ता, राहुल मेहता मेरे अन्य साथी, उन्होंने राइट टू रिकॉल जन लोकपाल के बारे में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2010 में ही लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी शुरू की थी। अधिकतर कार्यकर्ताओं को ये क्लॉज पसंद आया। उन्होंने द अन्ना और अरविंद गांधी को कहा कि भाई ये क्लॉज होना चाहिए लोकपाल के ड्राफ्ट में, जन लोकपाल के ड्राफ्ट में। उन्होंने ये बात नहीं मानी। उसके बाद मूवमेंट में और परिवर्तन आया कि फरवरी में फिर दूसरा एक घटना जो हुई कि नवंबर 2010 में दीक्षित जी का देहांत हो गया, उनका मर्डर हो गया, यूं कहूँगा मैं। और दीक्षित जी मास मूवमेंट शुरू करना चाहते थे राइट टू रिकॉल, स्वदेशी, काले धन के मुद्दे पर और बेरोजगारी के मुद्दे पर। ये उनकी वीडियो में आपको मिलेगा। नवंबर 28, 2010 उनकी हत्या के 2 दिन पहले का वीडियो है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, स्वदेशी, इन मुद्दों पर जन आंदोलन शुरू करने वाले हैं। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि ऐसे मुद्दों पे जन आंदोलन न हो और लोकपाल जैसे चिल्लर मुद्दे पे जन आंदोलन हो। अब फरवरी 27 को स्वामी रामदेव जी ने जो मीटिंग रखी, जिसमें लाखों की संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में लोग आए थे, लेकिन अधिकतर पेड मीडिया ने उसको 10 मिनट का भी कवरेज नहीं दिया। पूरे दिन वो मीटिंग चली थी, जिसमें काफ़ी वक्ता थे। अन्ना, अरविंद गांधी, स्वामी रामदेव जी तो थे ही, दीक्षित जी नहीं थे क्योंकि उनका देहांत हो चुका था। ये फरवरी 2011 की बात कर रहा हूँ। और विश्वबंधु गुप्ता वगैरह, और उस मीटिंग का कुछ कवरेज नहीं मिला। और तब स्वामी जी ने ये घोषणा की थी कि हम काले धन के मुद्दे पर मास मूवमेंट शुरू करेंगे। और इस मास मूवमेंट को फेल करने के लिए, इसमें इसका प्रभाव कम करने के लिए और स्वामी रामदेव जी का प्रभाव करने के लिए अप्रैल 4, 2011 को अन्ना जी का अनशन रखा गया।
अप्रैल 4 से अप्रैल 8 2011 ये अनशन चला और जिन अन्ना को पूरे देश के आधे % लोग भी नहीं जानते थे, उसको पेड मीडिया ने दिन के 24 घंटे का कवरेज दिया। हर एक टीवी चैनल, फिर वो MTV जैसा सड़ा चैनल हो या स्टार न्यूज़ जैसा न्यूज़ चैनल हो, हर एक चैनल द अन्ना को, उस समय वो अन्ना थे, बाद में द अन्ना बने, अन्ना को 24 घंटा दिखाना शुरू किया और उनको एक मास हीरो बना दिया ताकि स्वामी रामदेव जी का प्रभाव कम हो सके। ये स्ट्रेटेजी पेड मीडिया नहीं, पेड मीडिया के पीछे मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरी है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके पीछे कांग्रेस है, वो बात भी सही है, क्योंकि कांग्रेस के पीछे भी MNC और मिशनरी है। कांग्रेस का जो टॉप है, कांग्रेस के जो इलीट 100-200 लीडर है, वो सब के सब बिके हुए हैं, वो सब मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरियों के एजेंट है। तो आप कांग्रेस कहो या MNC ओनर और मिशनरी कहो, वो वन एंड द सेम थिंग हुआ, एक ही चीज़ हुई। तो और अप्रैल 4 और अप्रैल 8 में देखिए कि मीडिया ने उसको पूरा 100% कवरेज दिया, मैं कहूँगा 200% कवरेज दिया। और उस समय बात कि जन लोकपाल पे लिए कमेटी बनानी चाहिए, और क्योंकि कांग्रेस भी चाहती थी, कांग्रेस के नेता भी चाहते थे कि अन्ना और अरविंद गांधी उभर के आए ताकि वो बड़े नेता बने, ताकि वो जब इलेक्शन लड़े तो बीजेपी के वोट काट सके। ये स्ट्रैटेजी उस समय इतनी क्लियर नहीं थी, अब तो क्लियर हो गई, उस समय इतनी क्लियर नहीं थी। लेकिन फिर भी अप्रैल 8 2011 जब अन्ना का अनशन खत्म हुआ, तब पूरा भारत तो क्या, मैं कहूँगा पूरी दुनिया या शायद पूरे ब्रह्मांड का रोम कण उनकी तारीफ कर रहा था। तब फेसबुक पे भी मेरे आर्टिकल देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स है, राइट टू रिकॉल अगेंस्ट करप्शन कम्युनिटी के, इसी अप्रैल महीने 2011 के। तब मैंने ये लिखना शुरू किया था कि ये आदमी फोर्ड फाउंडेशन का एजेंट है, अन्ना और बाकी उसके साथी, और सारा की हिस्ट्री लिखी थी जो भूषण है, जो कि बरसों से मतलब आज़ाद कश्मीर की मांग करते हैं कि कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए, इनके बारे में भी। पर मेन फोकस मेरा अन्ना और अरविंद गांधी पे था कि ये फोर्ड फाउंडेशन के एजेंट है, इन्होंने ये पूरी मूवमेंट शुरू की है ताकि इस बात को ढका जा सके कि लोकपाल UNCAC की वजह से आ रहा है, और इस बात को ढका जा सके कि लोकपाल भारत में ओलिगार्की थोपने का एक यंत्र है, और स्वामी रामदेव जी का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए, और साथ में काले धन की मूवमेंट को रफा दफा करने के लिए। और कांग्रेस का इसके पीछे एक और मकसद था कि इनको देश के एक बड़े नेता की तरह उभारते हैं, फिर इनको कहेंगे कि आप इंडिपेंडेंट पार्टी बनाओ, एक अलग से पार्टी बनाओ, तो वो जब इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो वोट किसके खींचेंगे? एजुकेटेड मिडिल क्लास के। और एजुकेटेड मिडिल क्लास किसको वोट देता है? मान लो कोई थर्ड ऑल्टरनेटिव ना हो, सिर्फ बीजेपी कांग्रेस हो, तो एजुकेटेड मिडिल क्लास वोटर है वो जनरली बीजेपी को वोट देता है बड़ी संख्या में, मतलब 70, 80, 90% की तादाद में वो बीजेपी को वोट देता है। तो यदि द अन्ना और अरविंद गांधी को मिडिल क्लास हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है तो बड़ी संख्या में वोट उनके खाते में जाएंगे। वो तो इलेक्शन जीतेंगे नहीं तो, लेकिन बीजेपी के वोट कम हो जाएंगे, तो इस तरह से कांग्रेस की 30, 40, 50 सीट बढ़ जाएगी। ये गिनती से कांग्रेस ने भी मीडिया को पैसा देना शुरू किया कि इन्हें नेता की तरह उभरा जाए। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि इनकी नीयत, मैं क्यों अप्रैल 2011 में कह रहा था कि इनकी नीयत में खोट है, किस सबूत के आधार पर या किस चीज़ों के आधार पर, कि जब इनको बताया गया कि भाई राइट टू रिकॉल जन लोकपाल होना चाहिए तो सबने मना किया। भाई कौन ईमानदार आदमी राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का विरोध करेगा? यहीं पे इनकी नीयत पे शंका करनी चाहिए थी। मैंने की, अधिक आप में से कईयों ने नहीं की, और अब आप कर रहे हैं। जब मैं अप्रैल में ये सारे डॉक्यूमेंट लिखता था और फेसबुक पे कमेंट डालता था तो लोग मुझे बोलते थे कि आप कांग्रेस के एजेंट हो, मैं कांग्रेस का एजेंट हूँ, इस तरह से आप अन्ना जैसे बहुत ही ईमानदार शरीफ आदमी जो कि भारत में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए लड़ रहा है उसको बदनाम कर रहे हो। अरविंद गांधी जिन्होंने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको बेकार में बदनाम कर रहे हो। और मैंने कहा कि भाई ये अच्छे आदमी हैं तो ये राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का ड्राफ्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो फिर से मेरे पे ही दोष डाला जाता कि आपने ड्राफ्ट समझाया नहीं। मैंने कहा क्या नहीं समझाया, जब मैं तुमको समझा सकता हूँ तो इनका तो इतना एक्सपीरियंस है 30-35 साल की पब्लिक लाइफ का, और उन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इतने साल काम किया है, 5-10 साल,
तो वो तो ड्राफ्ट पढ़ के 5 मिनट में समझ जाएंगे। और बाकी काफ़ी एक्टिविस्ट ने भी मुझे बताया कि भाई मैंने इस ड्राफ्ट का एक एक लाइन हिंदी में अन्ना को सुनाया, एक एक लाइन अंग्रेजी और हिंदी में अरविंद गांधी को सुनाया, उनके सारे डाउट क्लियर हो गए। उनका एक डाउट था कि भाई वोट खरीदे जाएंगे तो उसका भी जवाब दिया एक्टिविस्ट ने कि भाई इसमें प्रोविजन है राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का ड्राफ्ट जो मैंने दिया है चैप्टर 45 में, कि वोटर जो मतदाता है वो किसी भी दिन अपनी स्वीकृति को चेंज कर सकता है। ये चैप्टर 45 में मैंने दिया है। तो मान लो मैं किसी मतदाता को बोलता हूं, कि आप मुझे स्वीकृति दो, मैं 100 रुपया दूंगा, तो वो मुझे स्वीकृति दे देगा। और यदि वो मुझे लोकपाल की जगह नहीं देखना चाहता तो दूसरे दिन मेरी स्वीकृति कैंसिल कर देगा। अब लोकपाल बनने के लिए मुझे देश में 20 करोड़ लोगों की स्वीकृति चाहिए, तो करोड़ों लोग मुझे स्वीकृति देंगे, दूसरे दिन मेरी स्वीकृति कैंसिल कर देंगे, तो मैं क्या 20 करोड़ लोगों से झगड़ने जाऊंगा? ये मुमकिन ही नहीं है। पहले तो 20 करोड़ लोगों को कैश पहुंचाना भी आसान काम नहीं है, और मान लो मैंने पहुंचा भी दिया तो वो लोग दूसरे दिन वोट का अपना अप्रूवल कैंसिल कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन के जवाब देने के बावजूद भी उन्होंने राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का विरोध किया। इतना ही नहीं, एक सामान्य प्रोसीजर हमने डिस्क्राइब की कि कोई आदमी यदि लोकपाल को कंप्लेन करता है तो उसकी कंप्लेन वेबसाइट पे आनी चाहिए, और कोई आदमी उसमें अपना नाम ऐड कराना चाहता है तो ये प्रोसीजर होना चाहिए लोकपाल ड्राफ्ट में कि वो 3 रुपया देके पटवारी की कचहरी में जाके अपना नाम ऐड करा सके, और बाद में ये प्रोसीजर SMS और ATM पे भी आ सकती है। उसका बेनिफिट क्या है कि यदि 5 लाख लोगों की एक ही कंप्लेन है तो 5 लाख लोगों को कंप्लेन फाइल ना करनी पड़े, एक आदमी कंप्लेन फाइल करे, बाकी 5 लाख लोग अपने नाम जोड़े। तो ये बात भी उन्होंने स्वीकार नहीं की। ज्यूरी सिस्टम विद इन द लोकपाल की, तो सारे जो लोकपाल के दुर्गुण, जो ओलिगार्की है लोकपाल की, सारा पावर 11 लोगों के हाथ में, उसका जो तोड़ हमने बताया वो सारे तोड़ उन्होंने नामंजूर कर दिए। उससे ज़्यादा इस कानून का उन्होंने हिंदी में अनुवाद कब दिया? मई 15, 2011 को। मई 15 मतलब पूरी अनशन अप्रैल का ख़त्म हो गया, उसके बाद उन्होंने हिंदी अनुवाद दिया। फिर मैंने कार्यकर्ताओं को पूछा कि आपने ये लोकपाल का 26 पेज का ड्राफ्ट पढ़ा है? उस समय 26 पेज का था, अब 40 पेज का हो गया। लोकपाल 2.1 या 2.2 40 पेज का है, ये मैं लोकपाल 1.2 की बात कर रहा हूँ, वो 24-25 पेज का था। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं पढ़ा। मैंने कहा आपको बुकलेट के फॉर्म में दिया गया, जैसे कि राइट टू रिकॉल ग्रुप में कोई कार्यकर्ता आते हैं तो हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पूरा 300 पेज वो डाउनलोड करता है। ऐसा नहीं कहते कि भाई 300 पेज पढ़ के बाद में आना, उसको हम 300 पेज डाउनलोड करने को कहते हैं, हमारे ड्राफ्ट है वो पढ़ने को कहते हैं, और पहले ही दिन से उसे ड्राफ्ट हम लाइन बाय लाइन पढ़वाने का प्रयत्न करते हैं और समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो मैंने पूछा कि ये 25 पेज का जो लोकपाल का कानून का ड्राफ्ट है, वो ड्राफ्ट आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने का कोई प्रयास किया गया क्या? आपके जो रीजनल लेवल की या तहसील लेवल की मीटिंग होती है तो कहीं नहीं, उसमें हमको एक ही बोला जाता है कि मेंबर बनाओ और लोगों को लेके आओ, संगठन को आगे बढ़ाओ। ड्राफ्ट पे कोई चर्चा नहीं होती, बस वो 2 पेज का समरी दे दिया, समरी में सब झूठ लिखा है, और इसका हिंदी अनुवाद तो अभी तक दिया ही नहीं है। मैंने कहा कि यदि कोई आदमी ईमानदारी से देश में कानून के मुद्दे पे मास मूवमेंट खड़ा करना चाहता है तो उसका हिंदी और दूसरी भाषाओं में अनुवाद क्यों नहीं देगा? हम जितना हो सके इसका हमने हिंदी में अनुवाद किया है। 301.h.htm आपको देखना हो, rahulmehta.com/301.h.htm पे हिंदी अनुवाद मिलेगा, और बहुत सारी पत्रिकाओं का हमने हिंदी में अनुवाद दिया हुआ है। लेकिन इसका जन लोकपाल के कानून का हिंदी अनुवाद भी कब दिया? जब मैंने अप्रैल एंड के आसपास इंडियन एक्सप्रेस में एडवर्टाइजमेंट दी अखबार में, एक कि जन लोकपाल में राइट टू रिकॉल होना चाहिए और दूसरा इसका हिंदी अनुवाद दीजिए। फिर जब मई 26, 2011 को द अन्ना अहमदाबाद आने वाले थे, तब मैंने IAC की जो मीटिंग हुई 5 मई को, उसमें मैंने बताया और ईमेल से भी भेजा कि मैं मीडिया के सामने अन्ना जी को कहूँगा कि आप ये 40 पेज का जन लोकपाल के ड्राफ्ट का कोई भी एक पन्ने का कोई भी एक पैराग्राफ मुझे पढ़ के बताओ, और जाहिर है वो नहीं पढ़ पाएंगे। तब मैं मीडिया के सामने ही कि जो कानून आपने पढ़ा नहीं है उसके बलबूते पे आप कितना उछल रहे हो कि ये कानून से भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। तो तब उन्होंने मई 15 को 2011 को हिंदी अनुवाद दिया, और वो भी उसकी ऐसी कठिन हिंदी कि
कोई एमए का स्टूडेंट भी उसे समझ ना पाया आसानी से। जो जन लोकपाल का अंग्रेजी ड्राफ्ट था उसकी भी अंग्रेजी जानबूझ के इतनी कठिन बनाई गई थी कि लंदन का वकील भी उसे समझ ना सके। आप जन लोकपाल का कानून का 5 पेज पढ़ना और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ लेना, आप अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा 1 या 2 रीडिंग में पूरा समझ जाओगे। जबकि जन लोकपाल में दावे से कहता हूं आप 5 बार क्या 25 बार पढ़ोगे ना तो भी आसानी से समझ में नहीं आएगा। जानबूझ के इतनी कठिन अंग्रेजी में लिखा इन्होंने, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि कार्यकर्ता जन लोकपाल के ड्राफ्ट को पढ़े। तो ये सारी चीज़ों से मैंने अप्रैल 2011 में ही प्रचार करना शुरू किया कि ये फोर्ड फाउंडेशन के एजेंट है, भारत की जनता को धोखे में रखना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं को धोखे में रखना चाहते हैं, आगे जाने पे इनका जो भी मकसद हो। पर अभी से इनके साफ साफ पता लग रहा है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। दूसरा, कुछ टाइम के बाद स्पष्ट हो गया कि मीडिया इन्हें सपोर्ट कर रहा है। कैसे कि कांग्रेस और मीडिया दोनों इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब जून 4, 2011 को जब स्वामी रामदेव जी और उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज हुआ उसका और अगस्त 15 को कंपैरिजन कीजिए। कांग्रेस के मंत्री यदि चाहते तो अन्ना को 14 अगस्त 2011 को अरेस्ट करके हेलीकॉप्टर से किसी कोने में भेज सकते हैं, राजस्थान या मध्य प्रदेश, या मध्य प्रदेश नहीं, वहाँ तो बीजेपी की सरकार, पर कांग्रेस या महाराष्ट्र की कोई जगह पे कि आप इस जगह से बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ अनशन करना हो तो करो, और वहाँ मीडिया कुछ नहीं, तो अपने आप पब्लिक की नज़र से गायब हो जाते। लेकिन उनको अरेस्ट कब किया गया? सुबह 8 बजे, जब पूरा देश टीवी देख रहा है, क्योंकि 15 अगस्त छुट्टी का दिन है, हर एक आदमी टेबल पर बैठा है, चाय पी रहा है, टीवी देख रहा है। तो सुबह 7-8 बजे उनको अरेस्ट किया गया ताकि मीडिया को पूरा लाइव कवरेज देने का मौका दिया गया। यहाँ तक कि अन्ना को जब तिहाड़ जेल ले गए तो वहाँ भी उन्हें लाइव कवरेज देने का मीडिया को मौका दिया गया, जेल के अंदर तक कैमरा ले जाने दिया। तो इससे साफ पता लग रहा था कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर चाहती थी कि इस आंदोलन को समर्थन मिले। दूसरा, रामलीला मैदान, जिसमें बारिश की वजह से पूरा मैदान पानी गीला था, उस पर दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ट्रैक्टरों ने आके रेत डाली। हो सकता है उसका खर्चा दे दिया, मुझे नहीं पता, वो खर्चे की चिंता नहीं है मुझे। और पूरे मैदान को बैठने लायक और स्टेज डालने लायक बनाया। यानी साफ दिख रहा है कि रामलीला मैदान की परमिशन देने के बाद जो ग्राउंड खड़ा करने का काम था वो भी गवर्नमेंट ने या कांग्रेस ने किया। और उसके बाद पूरे 15 दिन रोज टीवी चैनल उसको फुल कवरेज देते थे। यदि कवरेज नहीं देते तो मूवमेंट अपने आप खत्म हो जाती थी। और उल्टा देखिए कि जून 4 को पुलिस को आदेश दिया कि स्वामी जी के समर्थकों की पिटाई करनी है, पंडाल को आग लगाना है। यह आदेश सुरपंखा गांधी, मनमोहन सिंह और चिदम्बरम ने पुलिस को दिया था। तो कब करने को दिया? रात को 2 बजे। तब लाइव कवरेज हो नहीं रहा, और हो रहा है तो कोई देख नहीं रहा, रात को सब सो चुके हैं। रात को 2-3 बजे घटना होती, यानी दूसरे दिन अखबार में भी नहीं आएगी, और तीसरे दिन अखबार में आएगी तब तक खबर एक तरह से स्टेल हो चुकी है, बासी हो चुकी है, क्योंकि दूसरे दिन लोगों ने 8-9 बजे टीवी में देख लिया। और उसके बाद मीडिया ने लगातार स्वामी जी का नेगेटिव कवरेज किया कि स्वामी जी की गलती थी जो हुआ वो। यहाँ तक कि कुछ लोग तो स्वामी रामदेव जी को, कुछ जर्नलिस्ट रामदेव कह के ही पुकारने लगे टीवी पे। स्वामी भी नहीं शब्द बोलते थे, न बाबा बोलते थे, न स्वामी बोलते थे, न रामदेव जी बोलते थे। मतलब एक तरह का डिग्रेडेशन, क्योंकि उनको जो पैसा आता है मीडिया को मल्टीनेशनल कंपनियों से, मिशनरियों से, सऊदी अरेबिया से, वो किसी भी हालत में स्वामी रामदेव जी को मूवमेंट के गिरा के अन्ना की मूवमेंट को उभारना चाहते थे। तो अगस्त 15, 2011 की अन्ना की मूवमेंट हुई। इसमें साफ दिख रहा है कि कांग्रेस और मीडिया यानी मल्टीनेशनल कंपनी मिशनरी ने उनको फेवरेबल कवरेज दिया था। उसके बाद जन लोकपाल कानून पार्लियामेंट में आया। अब इस मूवमेंट को ब्रेक लगाना चाहते थे, क्योंकि पब्लिक में ऐसा परसेप्शन नहीं खड़ा होना चाहिए कि मास मूवमेंट से कुछ हो सकता है। इसलिए एक हीरो की तरह इनको उभार दिया, मिडिल क्लास हीरो की तरह। लेकिन मास मूवमेंट के कंसेप्ट को ख़त्म करना था, इसलिए दिसंबर मूवमेंट को खास कवरेज नहीं मिला। और उस समय और भी बहुत सारे कारण आ गए थे साथ में। और अन्ना का जो दिसंबर का अनशन था उसमें अटेंडेंस कम हुई, दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली में बहुत ठंड थी।
ये कुछ अजीब सी बात है कि देश के लिए मरना चाहते हैं लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए दिल्ली में नहीं बम्बई जाएंगे। अन्ना को तो शायद ठंड का फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन उनके कार्यकर्ता है, मुझे नहीं लगता था कि वो ठंड में बैठने को तैयार थे। इसलिए वेन्यू बॉम्बे शिफ्ट हुआ और उसमें पूरा जो कोऑर्डिनेशन था वो टूट गया। अब उसके बाद जून 3 2012 स्वामी जी ने घोषणा की कि अगस्त 9 को वो एक रामलीला मैदान में बड़ा अनशन करेंगे, और उसको तोड़ने के लिए अरविंद गांधी ने ये 27 जुलाई के अनशन की घोषणा की। मैं अरविंद गांधी इसलिए कहता हूँ, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि सोनिया गांधी ने उन्हें अडॉप्ट किया है, ही इज़ अडॉप्टेड सन ऑफ सोनिया गांधी, और इसलिए नाम चेंज किया है। पुराना नाम जो भी हो अब कोई मतलब नहीं रहता, अब नाम अरविंद गांधी है। और पूरा एडॉप्शन का भी इसी तरह से है कि एडॉप्शन के बाद पूछा कि माते, राजमाता माते जो भी है, मैं मातृ ऋण कैसे चुका सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में मदद करो, कांग्रेस को जिताने में मदद करो। तो कहा कि उन्होंने कहा अरविंद गांधी ने कि भाई कांग्रेस के वोट तो मैं भगवान भी अब नहीं बढ़ा सकता, महंगाई, इतना भ्रष्टाचार, आतंकवाद के मुद्दे पे देश जल रहा है, आसाम पूरा सोनिया गांधी ने बांग्लादेशियों को बेच दिया या सऊदी अरेबिया को बेच दिया, उन्होंने बांग्लादेशियों को घुसा दिया। तो ऐसे हालात में कांग्रेस के वोट तो मैं किसी हालत में नहीं बढ़ा सकता। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अलग पार्टी बना के एजुकेटेड मिडिल क्लास के वोटर के वोट खींच ले जाऊंगा, तो कांग्रेस के वोट शायद न बढ़े लेकिन बीजेपी के वोट जरूर कम हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी के वोट जरूर कम हो जाएंगे, और इससे कांग्रेस को ज़्यादा सीट मिलेगी। और इसलिए फिर अलग पार्टी बनाने की घोषणा आज हुई। अब जुलाई 27 को ऐसा नहीं है कि मीडिया ने कवरेज नहीं दिया। आप थ्रू आउट देखिए, मीडिया का कवरेज पॉजिटिव था। मीडिया ने ये नहीं कहा कि यह मूवमेंट गलत है, मीडिया ने यह कहा कि लोग इस मूवमेंट में नहीं आ रहे, लोग इस मूवमेंट में नहीं आ रहे, यानी ये लोगों को एक तरह से मोटिवेट करने का तरीका था कि आप इस मूवमेंट में जाइए, ये मूवमेंट अच्छी है लेकिन लोग इस मूवमेंट में नहीं आ रहे। बार बार जो कवरेज आ रहा था वो ये था कि ये मूवमेंट अच्छी है लेकिन लोग इस मूवमेंट में नहीं आ रहे, मूवमेंट अच्छी है लेकिन लोग इस मूवमेंट में नहीं आ रहे। और इस तरह से उन्होंने लोगों को उकसाया कि इस मूवमेंट में जाओ, और गए कुछ लोग मूवमेंट में। बाद में संख्या 5000 7000 जितनी होने लगी, पर जो बुनियादी सवाल थे कि भाई जन लोकपाल भ्रष्ट हो गया तो क्या, ये सवाल हमेशा दबा दिया जाता था। इसलिए बड़ी संख्या में आईएससी से कार्यकर्ता खिसकने लगे। आप आईएससी के फेसबुक पे जाएंगे तो मिलेंगे बहुत सारे जो बिगिनिंग के कार्यकर्ता थे, उन्होंने आईएससी में काम करना बंद कर दिया, इसीलिए क्योंकि हमेशा उनकी बात को दबा दिया जाता था कि भाई जन लोकपाल भ्रष्ट हो गया तो क्या, तो क्या आप पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव क्यों सोचते हैं। जन लोकपाल का कानून पहले आने दीजिए, फिर बात सोचेंगे कि भ्रष्ट हो गया तो क्या। राइट टू रिकॉल जन लोकपाल की बात, पहले राइट टू रिकॉल की, पहले सिर्फ जन लोकपाल की बात करो, बाद में राइट टू रिकॉल जन लोकपाल की बात करेंगे। और ये बात 2004 में भी कही थी। 2004 में जब ये आरटीआई की बात चल रही थी तब मैंने लेटर वगैरह लिखे थे और उसमें यही लिखा था कि इसमें राइट टू रिकॉल इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं है, तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो बिक जाएंगे। इंफॉर्मेशन कमिश्नर बिक जाएंगे तो आरटीआई, जो लोग आरटीआई की अर्जी करेंगे उसको 5-5 साल तक जवाब नहीं मिलेगा, उनकी अपील भी 2-2 साल तक, 5-5 साल तक चलती रहेगी। इसलिए राइट टू रिकॉल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होना चाहिए। और तभी भी यही जवाब दिया कि अभी आरटीआई विथ नो राइट टू रिकॉल इंफॉर्मेशन कमिश्नर पास हो जाने दो, ये पास हो जाएगा, उसके बाद हम राइट टू रिकॉल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करेंगे। वो बात 7-8 साल हो गए, अभी तक वो बात नहीं आया। तो इस बार जो कमिटेड कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा कि नहीं, राइट टू रिकॉल जन लोकपाल होना चाहिए। फिर जिन कार्यकर्ताओं को लालच थी कि भाई ये संस्था आगे जाके बड़ी संस्था हो जाएगी, बड़ी संस्था से हम एसोसिएशन होके कुछ नाम कमा लेंगे, पैसा कमा लेंगे, हमारी कुछ पोजीशन हो जाएगी, तो वो लोग तो जो लालची आदमी थे तो वो तो जुड़े रहे आंदोलन में अंत तक। और संख्या भी लालची लोगों की बहुत बड़ी होती है, तो संगठन भी बहुत बड़ा हो गया, इतना मीडिया कवरेज मिल रहा है। फंडिंग भी ठीक ठाक था, फंडिंग को मैं ज़्यादा मुद्दा नहीं बनाऊंगा, पर उनका फंडिंग ठीक ठाक था। और इस तरह से काफ़ी लालची कार्यकर्ता थे, वो इस मूवमेंट से आखिर तक जुड़े रहे। पर कमिटेड कार्यकर्ता थे वो धीरे धीरे कम हो गए। अंत में आंदोलन में से देखा आपने कि प्रभाव उसका कम हो गया,
क्योंकि जो कमिटेड एक्टिविस्ट थे उनको लगने लगा कि भाई ये जो जन लोकपाल है विथ नो राइट टू रिकॉल जन लोकपाल, वो देश के लिए हानि करता है। तो अब आगे क्या करना, तो आगे ये कि भाई किस तरह से बीजेपी के वोट काटे जाए, क्योंकि अंत में ये मूवमेंट का स्रोत कौन है? फोर्ड फाउंडेशन। फोर्ड फाउंडेशन यानी क्या? CIA मल्टीनेशनल कंपनियों की एक एजेंसी है और उनके पैसे पे इनके NGO चलते हैं। वो पैसा बहुत कम है, दिए होंगे 2-4 करोड़ रुपए फोर्ड फाउंडेशन ने इनको और दूसरे संस्थाओं ने, दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट ने। कुछ लोग जिंदाल का नाम बोलते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम बोलते हैं, पर जो असली पैसा आता है वो आता है इन फॉर्म ऑफ मीडिया सपोर्ट। यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी आप क्या करती है पूरी दुनिया में कि वो जो NGO चलाने वाले या कार्यकर्ता एक्टिविस्ट है उनको पैसा नहीं देती, देती है पैसा पॉकेट मनी का कि उनका ऑफिस चल सके, उनके फ़ोन बिल निकल सके, तो उनको दे देती है। पर जो 1-2 करोड़, पर जो 200-500 हज़ार करोड़ का एक्सपेंडिचर है वो उनको नहीं देते, वो सीधा मीडिया को देते हैं, या तो सीधा मीडिया की कंपनी पूरी खरीद लेते हैं कि भाई ये एक्टिविस्ट है, इनको मीडिया कवरेज दो। तो जो जिस अप्रैल 4 से अप्रैल 8 जो मीडिया कवरेज मिला 2011, अप्रैल 4 2011 से अप्रैल 8, उस मीडिया कवरेज की कॉस्ट थी 1000-2000 करोड़। और वो 2000 करोड़ मल्टीनेशनल, ऐसा नहीं है कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने अन्ना को दिया और अन्ना ने मीडिया को दिया। अन्ना ना पैसा लेते हैं ना देते हैं, पर वो पैसा उन्होंने सीधा मीडिया को दिया और इस तरह से अन्ना को गिराया। ये स्ट्रेटेजी जो है मल्टीनेशनल कंपनियों की, भाई सीधा मीडिया को पैसा दे के एक्टिविस्ट को हीरो बनाओ, ताकि एक्टिविस्ट यदि कल हमारे खिलाफ हो जाता है तो हम उसका मीडिया कवरेज कट करके उसको वापस हीरो से जीरो बना सकते हैं। और 2 रीज़न से बड़े पैमाने पे ना पैसा देते हैं लेते हैं, क्योंकि यदि बड़े पैमाने पे ISE संस्थाओं को पैसा दिया गया या एक्टिविस्ट लीडर को पैसा दिया गया, तो जो एक्टिविस्ट है उनके मन में शंका, डाउट जाने लगेगा कि ये लोग कमिटेड नहीं है, ये लोग बिके हुए हैं। इसलिए इनको एक फ़कीर रहने दो, इनको गरीब रहने दो एक्टिविस्ट लीडर को, या तो मिडिल क्लास जैसा आदमी दिखना चाहिए दिखाओ में, और जो करोड़ों रुपया है वो सीधा मीडिया को दो, अरबों रुपया सीधा मीडिया को दो, ताकि वो इनको हीरो की तरह उछाल सके। तो अब तो अधिकतर स्ट्रेटेजी तो इनकी क्लियर हो गई है। मैं इनकी मीटिंग में गया था कल यानी अगस्त 7, मीटिंग थी शाम को 7 बजे, और इसमें अन्ना ने ये ब्लॉग पे दिखाया है कि अब हम क्या करेंगे। तो एक कहा है कि हम अलग पार्टी बनाएंगे। अन्ना ने कहा कि मैं खुद इस पार्टी में नहीं जुड़ूंगा, लेकिन बाहर से समर्थन दूंगा, जो भी है, पर उन्होंने इस पार्टी को आशीर्वाद दिया है। पार्टी का नाम नहीं किया, हम इसे अन्ना पार्टी कहते हैं, जो भी पार्टी बनेगी। और इसमें उन्होंने बोला कि हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़े करेंगे। और एक पॉइंट इन्होंने कहा, चुनाव में चुनकर आने के बाद उनकी बुद्धि का पालट हो गया तो विकल्प क्या है। जनता चुनकर देते हैं, अच्छा उम्मीदवार समझ के उन्हें चुन देती है, लेकिन कुर्सी का गुणधर्म है, यानी पावर का गुणधर्म है कि कई लोगों की बुद्धि पलट हो जाती है और स्वार्थ के कारण वो भ्रष्टाचार करने लगते हैं। तो यदि उनका चुना हुआ कैंडिडेट करप्ट हो गया तो क्या, उसका जवाब उन्होंने दूसरे पन्ने पे दिया है कि वो राइट टू रिकॉल जैसे कानून बनाएंगे। अब ये बात वो अप्रैल 8 2011 से करते हैं। ये दूसरी बेईमानी देखिए अरविंद गांधी और अन्ना दोनों की। अप्रैल 8 2011 से वो राइट टू रिकॉल की बात करते हैं। अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि वो राइट टू रिकॉल सरपंच चाहते हैं, राइट टू रिकॉल कॉर्पोरेटर, राइट टू रिकॉल MLA, राइट टू रिकॉल MP। और यदि राइट टू रिकॉल MP और राइट टू रिकॉल MLA चाहते हैं तो 1.5 साल हो गए, उन्होंने ड्राफ्ट क्यों नहीं दिया। ये दोनों महाशय कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि कांग्रेस ने 1.5 साल से जन लोकपाल का कानून पास नहीं किया, इसका मतलब कि कांग्रेस की नीयत खराब है। तो यही बात उनके ऊपर भी अप्लाई होती है कि उन्होंने 1.5 साल से राइट टू रिकॉल MP, राइट टू रिकॉल MLA का ड्राफ्ट नहीं दिया, तो इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि उनकी नीयत खराब है। और ये बात मैंने कल उनकी मीटिंग में कही, वहाँ कोर कमेटी के मेंबर दिनेश वाघेला थे। मैंने कहा कि भाई कार्यकर्ताओं को मैं कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ और मैं कार्यकर्ताओं को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो तथ्य पूरी प्रजा को बताए। पहला तथ्य कि कोर कमेटी ने जन लोकपाल के ड्राफ्ट में राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का पेज नहीं डाला, वो तो 100% फैक्ट है, इसमें मैं कोई आरोप नहीं कर रहा। एक ही सेंटेंस में बोलता हूं कि कोर कमेटी ने जन लोकपाल के ड्राफ्ट में राइट टू रिकॉल जन लोकपाल के क्लॉज नहीं आने दिए अभी तक। दूसरा कि 8 अप्रैल 2011 को राइट टू रिकॉल MP MLA की बात की थी, 16-18 महीने हो गए, अभी तक उन्होंने राइट टू रिकॉल MP का कोई ड्राफ्ट नहीं दिया।
ये बात कार्यकर्ताओं को मैं बताना चाहता हूं, आईएसी को, और आईएसी के कार्यकर्ताओं को बोलता हूं, ये सच बात पूरे देश की जनता को बताए। मैं 4-4.5 मिनट बोला था और उन्होंने बोला कि आप नीचे बैठ जाओ, चुप करो, और उसके बाद वो आरोप लगाते रहे कि आप वेस्टेड इंटरेस्ट हो, इसके एजेंट हो, उसके एजेंट हो। और मैं किसी की भी मीटिंग में जाता हूं, एक बार मुझे बोला जाए कि आप चुप हो जाओ तो मैं चुप हो जाता हूं। 26 मई 2011 को भी यही हुआ था कि राइट टू रिकॉल जन लोकपाल के बारे में बोलने के लिए मैं स्टेज पे गया और अरविंद गांधी को बात अच्छी नहीं लगी और स्पीकर ने मुझे 4 मिनट 4.5 मिनट बोला होगा। उसके बाद बोला था कि आप मंच से नीचे तो उतर जाओ, तो और मैं तुरंत उतर गया। किसी और की मीटिंग में जाता हूं और जब मुझे बोला जाए कि आप बोलना बंद करो तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूं। तो वहां पर भी यही बात थी कि सिर्फ पार्टी को आगे बढ़ाने की बात ही होगी मीटिंग में। ये अन्ना की पार्टी अभी तो शुरू हुई है, लेकिन शुरू होते ही कांग्रेस के तेवर दिखा रही है, बीजेपी के तेवर दिखा रही है कि पार्टी के नेता के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। पार्टी को बाहर का, वो वैसे भाषण देते हैं कि अन्ना बोलते हैं कि ये जनता की पार्टी रहेगी, जनता इसका मैनिफेस्टो तय करेगी, जनता इसका हमें सुझाव दे। और जब मैं सुझाव देने गया कि भाई राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट आपने दिया नहीं है पिछले, तो उन्होंने एक ही 4 मिनट में बोला कि आप चुप करो। मतलब वहां पार्टी के अंदर वही बात होती है जो कि पार्टी के नेता को सूट करती है। और ये बात राइट टू रिकॉल की बात उन्होंने अपने ब्लॉग पे लिखी है, उन्होंने राइट टू रिकॉल की बात अपने ब्लॉग पे लिखी है। और मैंने कहा कि 1.5 साल से राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हो, अभी तक प्रक्रिया का ड्राफ्ट आपने पब्लिक को नहीं दिया, प्रेस को नहीं दिया, यहां तक कि कार्यकर्ताओं को भी नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि आप चुप करो। तो अब आगे क्या कर, आगे इनकी क्या स्ट्रैटेजी लगती है? इनकी स्ट्रैटेजी तो साफ दिखती है कि किस तरह से स्वामी जी का 9 अगस्त का मूवमेंट है वो फेल किया जाए। उन्होंने एक चोट तो लगा दी। एक चोट क्या लगा दी कि अनशन है वो बकवास है। ये जो स्टेटमेंट उन्होंने किया ये 4 अगस्त के आसपास कि अनशन इज अ टाइम वेस्ट, पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए वगैरह, तो इस तरह से अगस्त 9 को इवेंट को एक बहुत बड़ा धक्का उन्होंने पहुंचा दिया है। एक तरह से कहो कि भाई अनशन टाइम वेस्ट है, तो आपने 1.5 साल लोगों को टाइम वेस्ट किया, तो इस तरह से उन्होंने भी थोड़ा नुकसान झेल लिया। पर पेड मीडिया उनके साथ में है, यानी पेड मीडिया उनको ये सवाल नहीं पूछेगी कि भाई आपने 1.5 साल तक अनशन का बाजी क्यों करते रहे। पर अब 9 अगस्त के में ये इस बात को उठाएंगे कि अनशन बकवास है, और इस तरह से 9 अगस्त की मूवमेंट को इन्होंने धक्का पहुंचाया। दूसरा, अब वो चैलेंज कर रहे हैं कि देखो हम पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बना रहे। और पॉलिटिकल पार्टी बनाने में एक नुकसान घाटा इस तरह से है कि अन्ना की पॉलिटिकल पार्टी है वो अधिकतर वोट खींचेगी एजुकेटेड मिडिल क्लास के, यानी वो बीजेपी के वोट कम करेगी, नरेंद्र मोदी के वोट कम करेगी। और स्वामी जी पे अब वो कहेंगे, चैलेंज करेंगे कि पार्टी क्यों नहीं बनाते। अब मेरे हिसाब से भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए? एक तो पहले उन्हें अन्ना और अरविंद गांधी की पोल खोलनी चाहिए। कैसे पोल खोलनी चाहिए? प्रचार, ये इंफॉर्मेशन तो आप पब्लिक को दे सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी आप उनसे सवाल पूछ के कह सकते हैं कि भाई इस सवाल का उनसे जवाब मांगो। कौन से सवाल का? कि प्रशांत भूषण ने कश्मीर की आजादी की मांग की थी, क्या इस मांग को जो अन्ना पार्टी बनेगी उस मांग को स्वीकृति देगी? दूसरा, कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को अन्ना ने समर्थन दिया था, अन्ना ने, और अरविंद गांधी ने अलग तरह से समर्थन दिया था कि जब आसाम में दंगे चल रहे थे, बांग्लादेशियों ने 2 लाख बोधों को उनके घर से बाहर निकाल दिया। तो मैंने काफ़ी आईएसी के कार्यकर्ताओं को कहा कि गंभीर घटना बनी है, आप एक आध स्टेटमेंट तो निकलवाइए तो पब्लिक में प्रचार होगा इस बात का। मैंने तो अपनी ओर से जितना प्रचार हो सकता था किया। मैंने 12 जनवरी 2012 को गुजरात समाचार में मैंने एडवर्टाइज दिया था अहमदाबाद की, भाई बांग्लादेश में, आसाम में बड़ी संख्या में बांग्लादेश में घुस गए हैं, और उसमें एक लाइन लिखी थी कि संख्या उनकी बढ़ जाएगी तो 1947 वाला हादसा रिपीट हो सकता है जो अभी हुआ। और ये एडवर्टाइज मैंने देने की कोशिश की थी इंडियन एक्सप्रेस में, लेकिन पेड इंडियन एक्सप्रेस में मेरी एडवर्टाइज नहीं ली, पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं ली मेरी, कि बांग्लादेशियों के मुद्दे पे हमें कुछ नहीं छापना, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं छापनी, न्यूज़ तो छोड़ो। तो मैंने उन्हें कहा कि यदि उनका स्टेटमेंट आ जाता है मंच से
तिहा वो जंतर मंतर पे बैठे हैं, यदि उनका एक स्टेटमेंट आ जाता है तो देश में अवेयरनेस फैलेगी इस मुद्दे पे। तो आईएससी के कार्यकर्ताओं की ये बात अच्छी लगी कि हाँ, बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पे अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। तो उन्होंने कोर कमेटी के लोगों से कहा, तो कोर कमेटी ने और ऊपर के लोगों से कहा, तो अरविंद गांधी का आदेश आया कि अभी सिर्फ 27 जुलाई की इवेंट पे फोकस करो। यानी कि बांग्लादेशी घुस रहे हैं, 1-2 लाख को मार के निकाल रहे हैं, मतलब अभी अनशन पे फोकस करो, जन लोकपाल पे फोकस करो। और ये महाशय कह रहे हैं कि फोकस अभी सिर्फ जन लोकपाल पे करो। यानी कि पूरा आसाम यदि हाथ से निकल जाता है तो भी उनको चिंता सिर्फ जन लोकपाल की है, जिसको मैं एमएनसी पाल और मिशनरी पाल बोलता हूं। उनको आसाम पूरा हाथ से निकल जा रहा है, या तो 2 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा, उनके घर जल गए, उसकी उनको परवाह नहीं है। तो इस मुद्दे पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप उसको सवाल पूछो कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए आप जो ड्राफ्ट प्रपोज कर रहे हैं, जैसे जन लोकपाल का उन्होंने 40 पेज का ड्राफ्ट दिया, आप क्या ड्राफ्ट प्रपोज करते हैं? मैंने जो ड्राफ्ट प्रपोज किया है कि बांग्लादेशियों को कैसे निकाला जा सकता है, मेरे बहुत सारे आर्टिकल फेसबुक पे हैं और इस पे मैंने दिया है rahulmehta.com/301.htm में चैप्टर एक सेकंड ना, मैं देख के बताता हूँ एग्जैक्ट, आपको चैप्टर नंबर देता हूँ। चैप्टर 33, सॉरी थोड़ी देर लग गई। चैप्टर 33 में कि बांग्लादेशियों को कैसे निकाला जा सकता है ये। फिर दूसरा, इस मुद्दे पे उनको घेरो कि आप हसन अली ए राजा के नार्को टेस्ट का समर्थन करते हो या विरोध करते हो। आप मोहम्मद अफजल और कसब को फांसी देने की बात का समर्थन करते हो या विरोध करते हो। और बांग्लादेशियों का पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए या नहीं, और बांग्लादेशियों को फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को। ये सारे सवाल पूछ के उनसे जवाब मांग के फेसबुक पे लिखो। फेसबुक पे जितने भी आईएससी के कार्यकर्ता मिलते हैं, बाहर आईएससी के कार्यकर्ता मिलते हैं, उनको भी आप कहो कि आप अरविंद गांधी से ये सारे सवाल पूछो और उनके जवाब लेके फेसबुक पे डालो। तो इस तरह से ये एक्सपोज हो सकते हैं। इनको जितनी हो सके जल्दी एक्सपोज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चुनाव दिसंबर 2012 में तो खास कुछ कर नहीं पाएंगे। दिसंबर 2012 में गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, क्योंकि गुजरात के मिडिल क्लास के सामने तो ये एक्सपोज हो जाएंगे। अहमदाबाद में तो मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि लाखों पत्रिकाएं मैं बंटवा दूंगा कि ये कांग्रेस के एजेंट है, सिर्फ बीजेपी के वोट तोड़ने के लिए खड़े हो रहे हैं। यानी यहाँ तो कम से कम मेरी कोशिश ये रहेगी कि इन ढोंगियों को एक भी वोट ना मिले। मैं इन्हें ढोंगी क्यों कहता हूँ? अलग पार्टी बनाई इसलिए नहीं। अलग पार्टी बनाना अच्छी बात है, भारत में 1300 पार्टियां, एक पार्टी आएगी तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, फायदा ही होगा। पर इन्होंने पहले झूठ बोला, दिसंबर 2010 से लेकर आज तक झूठ बोलते रहे कि हम अलग पार्टी नहीं बनाना चाहते। और इन्होंने इस तरह से आरएसएस के, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उपयोग किया कि भाई ये लोग जेन्युइनली भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले हैं, ये लोग कहाँ बीजेपी के वोट तोड़ना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, दूसरी पार्टियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो जो बीजेपी आरएसएस के अच्छे कार्यकर्ता थे उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट दिया। कोई भी आदमी पॉलिटिकल पार्टी बनाती है तो सबसे उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है नाम। जितना नाम ज्यादा हो उतना जो सस्पेंडेड वोट होते हैं वो उसकी ओर ज्यादा खींचते हैं। सस्पेंडेड वोट यानी क्या कि ऐसे मतदाता जिन्होंने तय नहीं किया अभी तक कि वो इस पार्टी में जाए इस बार, और भारत में ऐसे सस्पेंडेड वोटर की संख्या बहुत बड़ी है। जो वोटिंग परसेंटेज भारत में 65% है पार्लियामेंट के इलेक्शन में, वो 80% तक हो सकता है, पर 15% है वो जानबूझ के वोट नहीं डालते। मैं कुछ लोगों को जानता हूं कि जो वो अपने पेरेंट्स को पोलिंग बूथ तक ले जाते हैं, ड्राइव करके या उनके पेरेंट्स एजेंट हो, वो पोलिंग बूथ तक ले जाते हैं और वो वोट डाले, उनके माता पिता वोट डाल के आते हैं, वो वोट डाले बिना बाहर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई किस पार्टी को मैं वोट दूं, सारी पार्टियां बेकार है। तो वो जो सस्पेंडेड वोटर होते हैं उसको नया मोहरा कभी कभी अट्रैक्ट कर लेता है, पर कब कि जब वो बहुत बहुत जाना माना नाम हो। और नाम के लिए
मीडिया काफ़ी नहीं होता, कार्यकर्ता जोर लगा के जब गली गली में पैम्पलेट बांटते हैं, वर्ड ऑफ माउथ जो बोलते हैं उसके द्वारा प्रचार करते हैं, उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो पूरे देश के लाखों बीएसटी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता को इन्होंने एक तरह से बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने इन कार्यकर्ताओं का अपने नाम का प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया और इस तरह से सस्पेंडेड वोटर को उन्होंने अपनी ओर खींचा। और जब सस्पेंडेड वोटरों का ध्यान आकर्षित हुआ तब उन्होंने बोला कि अब हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, और यदि पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाते तो ये जितने सस्पेंडेड वोटर थे, खास करके एजुकेटेड मिडिल क्लास में, वो अधिकतर बीजेपी को, और बीजेपी के पीएम कैंडिडेट तो मई 2014 में नरेंद्र मोदी होंगे, अभी जो ट्रेंड है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। तो ये वोट नरेंद्र मोदी को जाते हैं और वो वोट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इनकी मंशा तो आप साफ देख रहे हैं कि संजय सिंह ने एक स्टेटमेंट भी दिया कि उनको बांग्लादेशी घुसपैठियों से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी उनके लिए मानवता के हथियार है, पता नहीं जो भी उन्होंने बोला वो है। उनको बांग्लादेशी घुसपैठियों पे स्टेटमेंट देने को टाइम नहीं है। इतने सारे आईएससी कार्यकर्ताओं ने उनको फ़ोन एसएमएस करके भेजा कि बांग्लादेश में बड़े पैमाने पे दंगे चल रहे हैं, वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियाँ मार के उनके बोधों के घरों को आग लगा के उनको भगा रहे हैं, उनकी ज़मीनें हथिया रहे हैं, खेत हथिया रहे हैं। तो उस पर स्टेटमेंट देने का टाइम नहीं मिला उन्हें, पर मोदी के खिलाफ स्टेटमेंट देने का टाइम है। तो अब इनका मोटिव साफ हो गया कि इनको बीजेपी के वोट तोड़ना है और कांग्रेस की मदद करेंगे। ये खुद तो कोई 2-4 सीट से ज़्यादा शायद सीट जीत ना पाए, और जीतेंगे तो भी कांग्रेस के सपोर्ट से जीतेंगे। अंडर द टेबल ये एग्रीमेंट कर लेंगे कि इतनी इतनी सीट पे हम कमज़ोर कैंडिडेट खड़े करेंगे, या तो हम सिर्फ बीजेपी के वोट तोड़ने का काम करेंगे, और इतनी सीट आप कांग्रेस के कमज़ोर उम्मीदवार खड़े रखो ताकि हम जीत जाए। खैर, तो अब मैं जितने भी एक्टिविस्ट हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारे सवाल जो मैंने आपको बताए वो आप आईएससी के कार्यकर्ताओं को कहे कि वो कोर कमेटी से पूछे, वो रीजनल स्टेट कोर कमेटी को पूछे, और वो पूछ के उसके जवाब आप पब्लिक में फैला के कहिए कि भाई इनका एक ही मकसद है बीजेपी पे वोट तोड़ना, इनको कोई नया ऑल्टरनेटिव नहीं देना। इनकी पार्टी की मीटिंग में जब बात करते हैं कि भाई राइट टू रिकॉल का आपने ड्राफ्ट नहीं दिया, तो वो कहते हैं आप चुप बैठिए। जो उनके एग्जैक्ट शब्द है कि आप बैठ जाइए, ज़्यादा बात मत कीजिए, हमें अपना काम कर दीजिए। उनके एग्जैक्ट, मुझे बुरा नहीं लगा, मैं तो आदी हो चुका हूँ। राइट टू रिकॉल से ये सारे नेता इतने नफरत करते हैं कि मैं वो जहाँ जाता हूँ वहाँ पहले तो उनका मुंह गिर जाता है, निराश हो जाते हैं, देख के डर जाते हैं, और जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूँ वो बोलते हैं चुप हो जाओ। ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए, पर मैं इनके कार्यकर्ताओं को ये साबित करना चाहता कि ये लोग भी वैसे ही हैं जैसे कांग्रेस के और बीजेपी के हैं। और ये साबित करके दिखाया मैंने कि जब मैंने उनको बोला कि भाई 16 महीनों से आपने राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट नहीं दिया, तो उन्होंने बोला कि आप चुप बैठ जाओ। तो इन सारे मुद्दे पे मैं कहूँगा कि इनको एक्सपोज करने की कोशिश कीजिए। समय हमेशा कम होता है, आज भी कम है, और हो सकता है कि ये मई 2014 का लोकसभा का इलेक्शन पहले आ जाए तो ये लोग मिडिल क्लास में हीरो बन चुके हैं। इनकी हीरोगिरी को यदि तोड़ा नहीं गया तो ये एजुकेटेड मिडिल क्लास वोट खींच ले जाएंगे और इससे कांग्रेस को फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके इनको एक्सपोज करने का काम शुरू कीजिए। धन्यवाद।